तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में चित्रित अकाल की विभीषिका का जो है वर्णन करना है, अथवा अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में व्यक्ति कवि के भावों को अपने शब्दों में लिखना है। अकाल या फिर अथवा अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता का जो भावार्थ है उसको अपने शब्दों में लिखें, या फिर कवि नागार्जुन की काव्य चेतना का स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये सभी एक ही प्रश्न का यानी सेम ही प्रश्न है, सारे के आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। तो ये अकाल और उसके बाद जो शीर्षक कविता है ये नागार्जुन जी लिखे हैं और बहुत ही अच्छा है, और इसे पढ़िएगा अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक भाषा दर्शन में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग जो है इसे स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये तो काफ़ी लंबा थोड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भावार्थ भी इसको स्पष्ट करना है। ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रकृतिवादी कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में अकाल का दर्दनाक चित्र उपस्थित हुआ है। आपको बता दें कि जो कविता कब का है, जब भारत में अकाल हुआ था, और अकाल के बाद जब भारत की स्थिति बिगड़ी थी तब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एक तो अकाल था और ऊपर से इमरजेंसी भी लागू हो गया था। भारत के गरीब गए गाँव के घरों में कई महीनों तक जो है लगभग एक एक दो दो महीने तक चूल्हा भी नहीं जला था। ऐसी स्थिति भारत में उस समय आ गई थी। तो उसी के बारे में उसी समय ये कविता नागार्जुन ने लिखा हुआ था। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग अब इसका भावार्थ करते हैं। आलोच्य कविता बंगाल के अकाल पर आधारित है। मुख्यतः जो अकाल पड़ा था वो कहाँ पड़ा था? बंगाल में ज़्यादा अकाल पड़ा था, बंगाल के अकाल पर आधारित है। अंग्रेजी कुशासन के अभिशाप के रूप में भारत को बंगाल का ऐतिहासिक अकाल मिला था। बंगाल का वह अकाल अत्यंत भयावह और दारुण था। आपको बता दें कि जब अंग्रेज आए थे तो बंगाल और बिहार के खेतों में ही वो नील की खेती करते थे, और नील की खेती करने के बाद वो जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी। जब वो भूमि बंजर हो जाती थी तो वहाँ पे फसल उगना काफ़ी मुश्किल होते थे, जिसके कारण अकाल आ गया था। चावल गेहूँ की कमी हो गई थी। बंगाल और बिहार और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा हुआ था। तो उसी के बारे में इस कविता में पूरा दिखाया गया है। बंगाल का जो वो अकाल था वो अत्यंत भयावह व दारुण था। उस ऐतिहासिक अकाल में बंगाल में त्राही त्राही मची हुई थी। आपको बता दें उस समय का जो बंगाल था उस समय बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सारा एक ही में आता था। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, बंगाल इसी में था, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत तक का बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें मची हुई थी। लोग दाने दाने को मोहताज थे। आला वृद्ध विनीत अभाव के तड़प रहे थे। जो बालक थे या फिर जो वृद्ध थे वो जो थे वो बनीता अभाव के भाव में तड़प रहे थे। अकाल और उस पे महामारी की मार मानो मृत्यु का तांडव हो रहा था। अकाल किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे समय में अन्न का अभाव गरीबों के पेट में ही आग नहीं लगाता, बल्कि मध्यवर्गीय परिवार भी इस ज्वाला में भस्मित हो जाते हैं। अकाल संपूर्ण मानवता को तबाह कर देता है। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग का यहाँ पे चेंज हो गया। सेकेंड पैराग्राफ का बात करते हैं। तो कवि ने बंगाल अकाल का वर्णन करते हुए दिखाता है कि अकाल खत्म होने के बाद भी ऐसा परिवार नहीं बचा जिसके चूल्हे 2 जून जलते हो, यानी जिसका जो चूल्हा है वो 2 टाइम जलता हो। अकाल खत्म होने के बाद भी उसकी तीसरी बहुत दिनों के बाद, यानी उनकी तीसरी नहीं सॉरी तासीर है, यानी अकाल खत्म होने के बाद भी उनकी तासीर बहुत दिनों बाद तक बनी रही। कई दिनों तक चूल्हा मानो रोता रहा और चक्की उदास पड़ी रही। चूल्हा और चक्की के काम खुशहाली में चलता रहा। घर में अन्न नहीं रहने पर न चूल्हा का जलना ही संभव था और न चक्की का चलना ही संभव था। कई दिनों तक परिवारों में देखा गया कि दीवार पे छिपकलियों के कीड़े मकोड़े के लिए गश्त लगी रही। घर में तेल रहने पर और दीपक जलने पर ही छिपकलियों को खुराक मिल सकती थी। अकाल की अवधि में चूहों का भी हालत से सख्त हो रही थी। चूहा भी घर में अनाज रहने पर मस्ती से उछलते कूदते हैं। बहुत लंबे दिनों के अकाल के बाद जब फाके टूटे तो आंगन से धुआं उठने लगा, अर्थात जो घरों में है वो घरों से धुआं उठने लगी। दाने आए और चूल्हे जले। इसके पूर्व चूल्हों की उदासी देखकर मकड़ियों ने उसके मुंह पर जाल लगा दिया था। आपको पता है कि जो भी चीज़ जो है बहुत दिन से हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े जो मकड़ियाँ होती है वो जो क्या करती है उस पर जाल लगा देती है। वो जाल उनके लार से बनता है, तो वहाँ पे वो जाल लगा देती है। पेट में अनाज आते ही लोगों की आंखों की ज्योति खुल उठी। उधर कौवे ने भी बहुत दिनों के बाद जूठन खाकर अपनी पाँखें खुजलाई। अकाल का ऐसा लोमहर्षक चित्र दुर्लभ है। नागार्जुन भाव बोध के प्रखर कवि हैं। किसी बात को सरल शब्दों में अर्थात रूप से अभिव्यंजित करने की क्षमता इनमें अद्भुत है। नागार्जुन जन कवि हैं। जनता की एक एक भावना, उनकी एक एक समस्या इनके दिल में धड़कन पैदा करती है।
भौतिक पर्यटन समस्याओं को हूबहू चित्रित करने के लिए कवि ने छिपकलियाँ, चूहा, मकड़ी, कौवा आदि को पात्रता प्रदान किया है। सबसे दर्दनाक वह अवस्था है जबकि भूख प्यास से व्याकुल घरवालों को साथ बेचैन कानी कुतिया भी सहानुभूति प्रकट करती है। वह कानी कुतिया कई दिनों तक उपवास में रही और अपने स्वामी यानी घरवालों के साथ सटकर सोई। अकाल का यह शब्द चित्र चलचित्र की तरह भयावह दृश्य दिखाता है। नागा अर्जुन की यह अकाल दर्शन जनवादी साहित्य पूरक निधि है। कविता की एक एक पंक्ति में दुख दर्द की व्याप्ति है, एक एक शब्द दर्द का निचोड़ है। तो आपको बता देते हैं कि जब अकाल पड़ा था तो घर में रहने वाले कुत्ता यानी कानी कुतिया थी, वो भी भूख यानी खाने के लिए तरस उठी थी। जब अकाल ख़त्म हुआ तो कौवा भी आकाश में उड़ने लगा, क्योंकि कौवा लोग भी जूठन उठन खा के अपनी दिनचर्या को जीते थे। तो कवि ने यहाँ पे जो बेसिकली जो अकाल का शब्द का जो चलचित्र किया है, यह भयावह दृश्य दिखाता है। इस पे एक फ़िल्म भी बन चुका है, कौन सा फ़िल्म है मुझे याद नहीं है। नागा अर्जुन की यह अकाल दर्शन जनवादी साहित्य की पूरक निधि है। कविता की एक एक पंक्ति में दुख दर्द की व्याप्ति है, एक एक शब्द दर्द का निचोड़ में सामर्थ्य है। तो आई होप ये जो भावार्थ था आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।